Hello guys, today is 1st of May and we'll be covering the following articles. Moving on. Swachh Bharat Mission Urban 2.0 launches National Behavior Change Communication Framework for Garbage Free Cities. तो रिसेंटली स्वच्छ भारत मिशन जो है अर्बन 2.0 उन्होंने उसके अंदर नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है गार्बेज फ्री सिटीज़ के लिए, राइट। तो ये पहली न्यूज़ है। इसके बाद अगर अपन चलते हैं, इनएडुकेट टेस्टिंग पुअर एक्सपर्टीज़ इन बैटरी मेकिंग एल इंडियाज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। तो जैसा कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि कई सारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके अंदर बैटरी की इश्यूज़ आ रही हैं, कई इंसिडेंसेस हो रहे हैं उसके ऊपर। तो रिगार्डिंग दैट ओनली दिस इज़ एन आर्टिकल विच विल बी टारगेटिंग द टेस्टिंग इनएडिक्वेसीज इन द बैटरी मेकिंग प्रोसेस and poor expertise in India regarding the same battery making process in India, and how this all things will combine to derail the India's vehicle in electric vehicle industry. It's all discussed in this particular article. Moving on, India's packaging industry is unboxing double-digit growth. This is the third article regarding Indian economy, and in this we will be discussing India की जो packaging industry है उसने रिसेंटली डबल डिजिट ग्रोथ अचीव किया है। तो दिस इज़ वन आर्टिकल विल बी कवरिंग टुडे। मूविंग ऑन, ए $10 billion बाउंटी राइस इज सेट टू गिव इंडिया रिच डिविडेंड्स। तो रिसेंटली जैसे इंडिया के अंदर राइस का बम्पर प्रोडक्शन हुआ है और उसने रिसेंटली जो वर्ल्ड की रैंकिंग है राइस प्रोडक्शन के अंदर उसके अंदर जंप किया है, तो कैसे वो इंडिया को बेनिफिट करेगी और उसी के रिगार्डिंग पूरा ये आर्टिकल है। Moving on to the next one, placing semicon diplomacy at the heart of India's foreign policy. तो रिसेंटली जैसे हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए बोला है। तो उस पर्टिकुलर जो सेमीकंडक्टर इंडिया को एज ए सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट हब बनाना है, तो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में लेके वो कैसे एक डिप्लोमेसी की तरह काम करेगी और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर एक अहम रोल निभाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ वन नेशन वन लैंग्वेज फैलेसी। तो रिसेंटली जैसे लैंग्वेज के ऊपर बहुत बातें चल रही हैं, ट्विटर पे भी आपने सुना होगा अजय देवगन और जो साउथ के एक सुपरस्टार हैं उनके बीच में बहस छिड़ गई थी। बीच में अमित शाह ने भी काफ़ी सारा हिंदी को लेकर बयान दिया था कि हम आसाम के अंदर से इश्यूज़ चल रहे थे कि उनकी पीएससी में से हटा दिया था और हिंदी को एज ए ओरिजिनल लैंग्वेज यूज़ करने के लिए बोला था। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है एंड दीज आर द 6 आर्टिकल वी विल बी कवरिंग टुडे। एंड मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट आर्टिकल, स्वच्छ भारत मिशन। So this news is regarding India's packaging industry is unboxing double digit growth. So जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो भी अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये एक प्रॉपर एक इंडस्ट्री बनती जा रही है, इसके बारे में देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शंस आएंगे, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ओके, सो वेरियस सेक्टर्स हैं, वेरियस इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हाई डिस्पोजेबल इनकम होता है जहाँ पे, और जहाँ पे ज़रूरत होती है लोकल पैकेजिंग इंडस्ट्री जैसे कि FMCG, फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल और ई-कॉमर्स। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें प्रॉपर पैकेजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि एक प्रॉपर इंडस्ट्री ही दे पाएगी, बिकॉज ऑफ इसके भी काफ़ी हद तक एक बेंचमार्क होते हैं। अगर इंडिया के जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसकी बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 तक इसकी वैल्यूएशन लगभग $70 बिलियन के आसपास पहुंच गई थी, जिसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये $205 बिलियन के आसपास पहुंचेगी 2025 तक। और ये जो ग्रोथ है ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ की अगर बात करें तो ये लगभग 25% से 27% के बीच है। अगर हम इन पर्टिकुलर इंटरवल्स की अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें तो, क्योंकि ये जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है ये अब 5th लार्जेस्ट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी की,
और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। क्योंकि ये जो पैकेजिंग की इंडस्ट्री है उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि अगर कोई कस्टमर, जैसे आप किसी भी टाइप के अगर प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो पैकेजिंग जो होती है वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। और ये जो बिजनेसेस हैं इन चीज़ों को काफ़ी हद तक क्लोजली मॉनिटर करती है कि पैकेजिंग कैसी हो रही है, अट्रैक्टिव हो रही है कि नहीं हो रही है, ताकि जो कंज्यूमर है वो प्राइमरी लेवल पे ही सेटिस्फाई हो पाए। सो अगर इन पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो कई ऐसे और अदर इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फूड एंड बेवरेज जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज फूड सेक्टर इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है। नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस जो हैं उसको ज़रूरत पड़ती है। इंडस्ट्री के केमिकल हैं उनको, पर्सनल केयर, एल्कोहलिक बेवरेज, फार्मास्यूटिकल और भी क्या ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि लगभग 25% के आसपास हैं जिनको इस तरह के पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सिर्फ ये नहीं कि प्रॉपर पैकेजिंग हो, इसमें नॉर्मल पॉलीथीन वाली पैकेजिंग भी आती है, प्लास्टिक वाली पैकेजिंग भी आती है, और उसके अलावा ये जो पेपर पैकेजिंग जो होते हैं ये भी आती है, वो आगे देखते हैं। सो जो पैकेजिंग मटेरियल्स आते हैं इसमें उसके 4 सेगमेंट्स हैं: पेपर, ग्लास, मेटल और प्लास्टिक। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे ये पेपर बोर्ड और बॉक्सेस जिसमें पेपर की पैकेजिंग है, इसकी डिमांड कहाँ होती है? ये फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में होती है, फार्मास्यूटिकल में भी होती है, रिटेल और कंज्यूमर के जो शेयर जो मार्केट है वहाँ भी होती है, और कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें भी होती है। प्लास्टिक जो पैकेजिंग होती है उसको रिजिड पैकेजिंग कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर कि वो काफ़ी क्लोजली टाइट पैक किया जाता है उसको। वो फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर में होता है, फार्मास्यूटिकल में भी होता है। रिटेलर एंड कंज्यूमर्स को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज वो इस तरह के पेपर बोर्ड या फिर कैरिंग बैग वगैरह से काम चला लेते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इस तरह की रिजिड पैकिंग की ज़रूरत पड़ती है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जो होते हैं, जैसे कि स्क्वीजेबल बॉटल जो होते हैं, कुछ पाउचेस होते हैं, पाउच के केसेस होते हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं, ये लगभग इन चारों इंडस्ट्रीज़ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो जो ग्लास और रिजिड प्लास्टिक जो है, यानी कि जो रिजिड प्लास्टिक जिसमें बोटल्स और जार आते हैं, जैसे आप नॉर्मली जो पानी पीने के लिए जिस बॉटल को यूज़ करते हैं वो सब, वो 70% के अराउंड अकाउंट करती है फॉर द होल फूड एंड बेवरेज सेक्टर। अब इसमें एक कंपाउंड आता है PET, जिसे पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट कहते हैं। ये मोस्टली यूज़ किया जाता है, जो कि अकाउंट करता है अराउंड 55% ऑफ टोटल पैकेजिंग, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करती है मोस्टली इन पैकेज्ड वाटर सेक्टर में, जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये 4.17 जो % है इस रेट से ग्रो होगा 2023 तक, ये इतना जनरेट करेगा, यानी कि 142.2 बिलियन के अराउंड। सो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पैकेजिंग की अगर बात करें तो ये लगभग 149 बिलियन डॉलर्स पहुंचने की उम्मीद है इन अ डेकेड, यानी कि 2030 तक। अब क्योंकि इंडिया एक मेजर मार्केट है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये प्लास्टिक फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग देता है, और इंडिया में एक काफ़ी अच्छी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं कि रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग एक होती है और दूसरी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग होती है। रिजिड जो सेगमेंट है ये काफ़ी हद तक डोमिनेट करेगा आगे भी, क्योंकि फ्लेक्सिबल जो है वो पैकेजिंग जो होती है वो कंज्यूमर कहीं ना कहीं उससे थोड़े से डिसअपॉइंटेड रहते हैं, क्योंकि लीकिंग का या फिर अगर आपके प्रोसेस्ड फूड हैं तो उसके ख़राब होने के चांसेस काफ़ी हद तक इसमें रहते हैं। जो रिजिड सिर्फ प्लास्टिक पैकेजिंग की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक ग्रो हुए हैं, जो कि 8 बिलियन थे फाइनेंशियल ईयर 18 में, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 तक 2024 तक ये 14 बिलियन डॉलर्स के आसपास तक पहुंच जाएगी। और अगर रफली इसके रेवेन्यू शेयर की बात कर लें कि कंपनी आखिर कितना कंट्रीब्यूट करती है पर्टिकुलर इकोनॉमी को ये चीज़ जनरेट करके,
तो जो प्लास्टिक पैकेजिंग है वो ही मोस्टली इसमें 64% के आसपास जो रेवेन्यू है वो जनरेट करता है, और जो पेपर पैकेजिंग होती है वो 18% के आसपास है। जो ग्लास मेटल की जो पैकेजिंग है ये काफ़ी हद तक स्टेगनेंट रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी लिमिटेड प्रोडक्ट में ही ग्लास के जार्स और बॉटल को यूज़ किए जाते हैं। ये जो पैकेजिंग सेक्टर जो अभी इमर्ज कर रही है ये प्री कोविड ईरा में भी काफ़ी हद तक ग्रो हुई थी, मतलब ग्रो हो रही थी, और कोविड के टाइम थोड़ा सा अफेक्ट हुआ, लेकिन अब ये फिर से काफ़ी हद तक एक स्पीडी ग्रोथ दिखा रही है। कुछ कुछ जो प्राइमरी पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है उनमें से है ये सारी कंपनीज हैं जो कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखा रही है और एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर के बारे में इंडिकेशन दे रही है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है ये आखिर किस तरह से ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। पैकेजिंग मटेरियल्स जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे उसमें हम लोगों ने 4 सेगमेंट में देखा है, उसके बारे में। फार्मास्यूटिकल में जो पैकेजिंग होती है, क्योंकि अभी जो अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो ग्लोबली काफ़ी हद तक पॉपुलर हुई है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। और फूड एंड बेवरेजेस की पैकेजिंग जो होती है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। दिस न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग जो राइस एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो काफ़ी हद तक अब सेट है इंडिया को एक काफ़ी रिच डिविडेंड देने के लिए, जो कि अराउंड $10 बिलियन की एक बाउंटी होगी। अब ये इम्पॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शंस आएंगे इंडियन इकोनॉमी एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखने से लग रहा है कि ये टॉपिक एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहा है और उससे इंडिया को रेवेन्यूज़ मिल रहे हैं, डिविडेंड्स मिल रहे हैं, फॉरेन करेंसीज मिल रहे हैं, इस वजह से ये इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन में आएगा। सो जो ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी है OEC, उन्होंने ये डेटा जारी किया है कि इंडिया का जो शेयर है इन ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट में वो 2020 में लगभग 30.7% के अराउंड था, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके बाद आता है थाईलैंड का नंबर अराउंड 14% के आसपास, उसके बाद वियतनाम का शेयर है लगभग 10% के आसपास। सो अगर राइस की बात करें तो राइस जो है वो एक स्टेपल फूड है, जो कि हाफ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है यानी कि 4 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों के लिए एक स्टेपल फूड है राइस। अब ये मोस्ट कल्टिवेटेड ग्रेन है ऑन दिस प्लैनेट और मोस्ट पॉपुलर क्रॉप है जो कि एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें। अब इंडिया इस मामले में काफ़ी हद तक लकी है, बिकॉज इंडिया को एक तरह की ब्लेसिंग मिली हुई है मानसून के रूप में, क्योंकि ये इस तरह की क्लाइमेट कंडीशंस यहाँ पे बन जाती है कि जो खरीफ सीजन जो होता है वो इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाती है आफ्टर चाइना। लेकिन चूँकि कोविड डिसरप्शन के वक्त इंडिया इमर्ज किया है रिलायबल एग्री एक्सपोर्टर के रूप में, इसलिए अगर चाइना भले ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो राइस का, लेकिन इंडिया का जो स्टेटस है ये काफ़ी हद तक ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू राइस एक्सपोर्टिंग। सो अब इंडिया सेट है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करने के लिए इन राइस सेक्टर आल्सो। अर्लियर इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट किए थे काफ़ी हद तक एट द टाइम ऑफ नीड, जब यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से वीट सप्लाई जो है वो ग्लोबल लेवल पे काफ़ी हद तक डिसरप्ट हो गई थी। अगर इंडिया की जो नॉन बासमती राइस है इसके एक्सपोर्ट ट्रेंड की बात करें लास्ट 5 ईयर्स, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि इसमें थोड़े उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन अभी जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर गए हैं उसमें ये काफ़ी हद तक बढ़ा है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। ग्लोबल राइस स्टेटिस्टिक्स की अगर बात करें तो राइस एक्सपोर्ट जो है वो टोटल वो जो है 26.8 बिलियन के आसपास रही थी 2020 में। इंडिया जो है ग्लोबली उन्होंने हाईएस्ट राइस एक्सपोर्टर रहा है, जो कि अमाउंट करता है अराउंड 18.75 मिलियन टन के आसपास लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर थी 21-22 उसमें। उसके बाद थाईलैंड और वियतनाम का नंबर आता है जो कि 6.5 मिलियन टन के आसपास रही। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों कंट्री भी इस इंडिया के आसपास भी नहीं है, तो फिलहाल अभी कोई भी कंट्री ऐसी नहीं होगी जो इंडिया को चैलेंज करे जो व्हेन इट कम्स टू राइस एक्सपोर्टिंग।
क्योंकि इंडिया ने लगभग 2/5 ऑफ जो राइस एक्सपोर्ट था इन 2021 में, ये इंडिया ही कंट्रीब्यूट कर रही थी इन दी ग्लोबल इकोनॉमी। अब इंडिया के जो राइस एक्सपोर्ट के जो मार्केट्स हैं उसके बारे में अगर बात करें तो मोस्टली जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है और नॉर्थ अफ्रीका का जो रीजन है, ये काफ़ी हद तक इंडिया का ट्रेडिशनल मार्केट रहा है। लेकिन रिसेंटली कुछ नए मार्केट डेस्टिनेशंस भी इंडिया को मिले हैं, क्योंकि कोविड के वजह से काफ़ी हद तक फूड शॉर्टेज हो गई थी और इसका फ़ायदा इंडिया को मिला है। 2021 में इंडिया ने 9 न्यू मार्केट पे नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट किया है, जो कि फर्स्ट टाइम है। क्योंकि अर्लियर अगर रहे हैं, यानी पहले भी अगर एक दो कंट्रीज़ में जाते थे तो वो उनका जो वॉल्यूम होता था वो काफ़ी कम होता था, मतलब नेग्लिजिबल होता था, जिसको आप अगर इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम में देखें तो वो काफ़ी कम नज़र आता है। लेकिन अभी जो ये 9 नए मार्केट जो इंडिया को मिले हैं, उसमें जो वॉल्यूम था ऑर्डर का वो काफ़ी ज़्यादा था। उसमें से कुछ हैं ये लेस्टे, प्यूर्टो रिको, ब्राज़ील, पपुआ न्यू गिनी, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, एस्वातिनी, म्यांमार और निकारागुआ। ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ये आप एक बार जो वर्ल्ड मैप है वहाँ पे आप देख लीजिएगा, बिकॉज यूपीएससी कभी कभी ऐसी ही कंट्रीज़ का नाम उठा के पूछ देती है। अगर एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें बासमती राइस की, ये जो नए मार्केट है ये नॉन बासमती राइस के लिए थी। ये सारे कंट्रीज़ जो हैं, बासमती राइस का अगर ट्रेडिशनल देखें तो सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया इंपोर्ट करता है इंडिया से, उसके बाद ईरान और इराक का नंबर आता है, फिर यमन, यूएई, यूएसए और फिर कुवैत का नंबर इसमें आता है, जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल रहा है। कई सालों से इंडिया इनको एक्सपोर्ट करता रहा है। प्रीलिम्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राइस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसी ये स्टेपल फूड है हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए। इंडिया का जो राइस एक्सपोर्ट है उसके स्टेटिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कैसे है। बासमती राइस पहले था, अब नॉन बासमती राइस भी बढ़ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो हैं ये बासमती राइस के केस में है, और ये जो है वो नॉन बासमती राइस के केस में है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अवेयरनेस इसके बारे में होनी चाहिए। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। Inadequate testing, poor expertise in battery making ail India's electric vehicle industry। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे, जैसा कि मार्च 27 को ओला के स्कूटर में आग लगी थी, 25 मार्च को ओकिनावा स्कूटर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें आग लगी थी, जिसमें कि एक 45 ईयर ओल्ड मैन और उसकी बेटी झुलस के मर गए थे। उसके अलावा प्योरेफ जो है 30 मार्च को इस तरीके से उसके व्हीकल में भी आग लगी। तो ये बहुत सारे इंसिडेंसेस आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आग लगने के। तो उसके बाद में उसके फॉलोअप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटी एक सेटअप की थी जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि किस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में आग लग रही है। ऑलराइट, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल है। तो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट इसकी प्रायोरिटी टू सेफ्टी, कि हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम का खुद का बैटरी चार्जिंग और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑलराइट, ये जो थर्मल इंसिडेंट्स हो रहे हैं इस तरीके से कि बैटरीज जो हो रही हैं वो एक्सप्लोड हो रही हैं और इसके अलावा आग लग रही है व्हीकल्स में, तो उसका रीज़न ये है कि बैटरीज को व्हीकल्स के साथ में प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं किया जाता है कई बार, या नहीं हो पाती हैं वो बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू और एनी अदर इशू। तो द बैटरी इज यूज टू पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बोथ कार्स एंड टू व्हीलर्स आर ऑफ लिथियम आयन कैटेगरी एंड सिमिलर टू द काइंड्स यूज्ड इन मोबाइल फोन्स। जो हाल फिलहाल में जो बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ हो रही, चाहे वो स्कूटर हो या 4 व्हीलर हो, उन सब में जो बैटरीज हो रही है दे आर मेड ऑफ लिथियम आयन कैटेगरी। और इस तरह की जो बैटरीज हैं ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज़ में ली जाती हैं मोबाइल फ़ोन्स में या दूसरे जो इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, उनमें लिथियम आयन बैटरीज का ही वाइड स्प्रेड यूज़ होता है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फायर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल? तो एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जब व्हीकल चार्ज किया जाता है उस टाइम पे नेग्लिजियंस की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उस शॉर्ट सर्किट के रिजल्ट में जो व्हीकल है वो फायर कैच कर लेता है। उसके अलावा भी और दूसरे रीजंस हो सकते हैं, स्पेक्यूलेटेड रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल डैमेज, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, फॉल्ट्स इन डेवलपमेंट, ओवर चार्जिंग, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बैटरी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी बैटरी फट सकती है, या व्हीकल की जो बैटरी सिस्टम है बेसिकली उसको अगर एक्सटर्नल डैमेज होता है या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है,
उसके अलावा जो डेवलपमेंट स्टेज में जब वो बैटरी और व्हीकल था तो उस टाइम अगर कोई फॉल्ट हो जाती है, कोई लूपहोल रह जाता है तो उसकी वजह से भी आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो देयर इज़ नो कॉन्क्रीट रीज़न एज टू वाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर कैचिंग फायर. नाउ व्हाट इज़ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम? कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एक मेजर फैक्टर होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वर्किंग में, तो वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली ये क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच इज़ कनेक्टेड टू ऑल द सेल्स इन अ लिथियम आयन बैटरी पैक विच कॉन्स्टेंटली मेजर्स देयर वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट. तो ये क्या एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि लिथियम आयन का जो बैटरी वाला पैक होता है उस बैटरी पैक के साथ में जुड़ा हुआ होता है और ये कॉन्स्टेंटली उस बैटरी पैक का वोल्टेज मेजर करता रहता है, करंट मेजर करता रहता है. उसके अलावा इसमें टेम्परेचर सेंसर्स भी होते हैं जो कि ये बताते हैं कि बैटरी जो है उसका जो बैटरी जो है वो ऑप्टिमल टेम्परेचर पे है कि नहीं, कहीं ओवर हीटिंग तो नहीं हो रही है. तो ये सब चीज़ें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आती है. ये सारा डेटा जो होता है ये क्लब करके बैटरी पैक की जो दूसरे फीचर्स होते हैं उनका पता लगाया जाता है. जैसे कि ये जो बैटरी है इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, डिस्चार्ज ये कितनी देर में हो जाएगी, बैटरी की लाइफ साइकिल क्या है, बैटरी की एफिशिएंसी क्या है. तो ये सारे पैरामीटर्स बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से ही पता चलते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आखिर है ही क्या? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें कि कोई इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता, जैसा कि जो दूसरे फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स होते हैं लाइक स्कूटर्स एंड कार्स जो कि पेट्रोल या डीजल से चलते हैं. तो उनमें इंटरनल कंबशन इंजन होता है, स्पार्किंग होती है जिससे कि कंबशन होता है और कंबशन की वजह से वो इंजन जो है वो वर्क करता है. लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है कि इंटरनल कंबशन नहीं होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो कि बैटरी ऑपरेटेड होती है, मतलब वो बैटरी से चलती है. ऑलराइट. ईवीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रही है? क्योंकि इनकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है. पेट्रोल 100 रुपये लीटर से भी ज़्यादा महंगा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है अगर बेसिकली अगर वो 2 यूनिट भी पर डे खाता है तो दैट कम्स ओनली अराउंड 20 to 25 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन. ऑलराइट. तो ईवीज़ के रनिंग कॉस्ट भी बहुत कम है क्योंकि उनका मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है क्योंकि जब हम पेट्रोल या डीजल वाले व्हीकल चलाते हैं तो स्मोक और जो पोल्यूटेंट्स बनते हैं दे डिटीरेट द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट. लेकिन इस तरह की कोई भी एमिशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं करते हैं, इस वजह से दे आर क्वाइट इन्वायरमेंट फ्रेंडली. इंडिया में ईवी की जो फ्यूल कॉस्ट है इट इज़ जस्ट 80 पैसा पर लीटर. ऑलराइट. जबकि अगर पेट्रोल बेस्ड व्हीकल चलाना हो तो इट इज़ 7 to 8 पर किलोमीटर. तो अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है ये एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल व्हीकल जो होता है वो 10 टाइम्स ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ईवी. ऑलराइट. तो बेनिफिट्स क्या है हमने पहले भी डिस्कस किए कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है क्योंकि इसमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ नहीं है, रनिंग कॉस्ट भी बहुत कम होता है, इनके को मूविंग पार्ट्स जो है वो बहुत कम होते हैं तो मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट इतना नहीं होता है, क्वाइट होते हैं, स्मूथ ऑपरेशन होता है, एक्सेलरेशन स्ट्रांग होता है, मेंटेनेंस कम होता है. ऑलराइट. तो इससे नॉइस अगर क्वाइट रहेंगे तो नॉइस पोल्यूशन मिनिमल हो जाता है. ठीक है. उसके अलावा अगर मेंटेनेंस कम लगेगा तो ये एक तरीके से जो कंज्यूमर की जो पॉकेट है उस पर बर्डन नहीं डालेगा. Alright, they convert more than 77% of the electrical energy from the grid to power at the vehicles. तो ग्रिड से अगर 77% इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये पावर में कन्वर्ट कर देते हैं व्हीकल में. ऑलराइट. और उसके अलावा एनर्जी डिपेंडेंसी जो है हमारी फॉसिल फ्यूल्स में या पेट्रोल डीजल कोल, तो ये इस तरीके की जो डिपेंडेंसी है हमारी फॉसिल फ्यूल्स पे वो भी रिड्यूस करने में एड करता है. ऑलराइट. नाउ व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया? The private sector has appreciated the inevitability of the dominance of EV. प्राइवेट सेक्टर इस बात को मानता है कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाएंगे एंड दिस बिकॉज ऑफ इट जो अमेज़ॉन है, स्विगी है, जोमेटो है, आइकिया है, ये डिलीवरी करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं. ऑलराइट. महिंद्रा जो है वो ओला, टाटा मोटर्स जो है वो ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी, इन सब से कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि ईवी डिलीवरी और राइड हेलिंग सर्विसेज इंक्रीज हो सके. ऑलराइट. नाउ व्हाट विल बी द मार्केट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री इन 2025? तो बेसिकली एक स्पेक्यूलेशन है कि 2025 तक
इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो वैल्यू चेन रहेगा वो अराउंड $4.8 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ऑलराइट, जिसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक जो मोटर्स हैं दे विल कंप्राइज अराउंड $1.23 बिलियन, बैटरीज जो होंगी $1.86 बिलियन का कंट्रीब्यूट करेंगी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो $1.47 बिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे। चार्जिंग स्टेशंस दे विल बी कॉस्टिंग द मिनिमम दैट इज $0.23 बिलियन। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द एसोसिएटेड चैलेंजेस। बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया कि फायर का जो इंसिडेंस है वो क्यों है। अब हम थोड़ा बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में डोमिनेट करने के लिए या प्रेवलेंट करने के लिए या बहुत ज़्यादा पॉपुलर करने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो फर्स्ट, लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑलराइट, अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बहुत ज़्यादा और बहुत रिक्वायर्ड नंबर में इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं। तो ये सबसे बड़ा एक हर्डल है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ईवीज बेसिकली लिथियम बेस्ड बैटरीज होती है और इनको हर एक पर्टिकुलर रेंज, एक डिस्टेंस के बाद में चार्ज करना ज़रूरी होता है। तो चार्जिंग पॉइंट्स, चार्जिंग स्टेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लॉन्ग रूट पे कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके जाता है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है अगर उसको टाइम पर और ऑप्टिमल प्लेस पर चार्जिंग स्टेशंस नहीं मिले। इशू ऑफ स्लो चार्जिंग, एक व्हीकल को अगर हो घर पे कोई व्हीकल चार्ज करता है ओनर तो इट टेक्स अप टू 12 आवर्स। ऑलराइट, इसकी वजह से क्या है कि चार्जिंग स्टेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है जो कि ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। लैक ऑफ स्टेबल पॉलिसी फॉर ईवी प्रोडक्शन। EV production is a capital intensive sector requiring long term planning to break even and profit realization. Uncertainty in government policies related to EV production discourages investment in the country. तो बेसिकली EV प्रोडक्शन, EV इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट है और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है इसके लिए। तो इस वजह से गवर्नमेंट की कोई इसके लिए कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं है और अनसर्टेनिटीज़ है। तो अनसर्टेनिटी की वजह से क्या है कि ईवी प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होता है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, कंट्रोलर्स, इन सब मामलों में इंडिया थोड़ा पुअर है, मतलब इंडिया में इस तरीके की एक्सपर्टी अभी नहीं है, डेफिशिएंसी है। लैक ऑफ एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, the lack of clarity over AC versus DC charging stations, grid stability, range anxiety and other factors that hinder the growth of EV industry. तो बेसिकली अगर हम 4 व्हीलर्स की बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो उनका रेंज हार्डली 400 to 450 किलोमीटर्स होता है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स होते हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो रेंज एंजाइटी क्रिएट होती है कंज्यूमर में कि अगर 400 किलोमीटर्स के बाद में चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलता है तो वो व्हीकल वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसकी वजह से लोग जो हैं वो कतराते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने में। ऑलराइट, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ईवीज का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बैटरी। इंडिया के पास में कोई बहुत अच्छे रिजर्व लिथियम या कोबाल्ट के नहीं हैं और ये दोनों कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बैटरी प्रोडक्शन और इंडिया इस वजह से जापान और चाइना पे डिपेंड करता है लिथियम आयन बैटरीज के लिए। तो इस वजह से भी ईवी इंडस्ट्री जो है, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर सेटअप इंडिया में नहीं हो पा रहा। लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, ईवीज़ के लिए बहुत सर्विसिंग कॉस्ट हायर होती है, उसके अलावा स्किल्स भी ज़्यादा चाहिए इनकी सर्विसिंग के लिए। तो इंडिया में अभी इस तरीके का स्किल डेवलपमेंट हाल फिलहाल नहीं हुआ है। नाउ व्हाट कैन बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस और व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड आगे की राह क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट नीड्स टू कम अप विद द स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट को ऐसे बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे जिनसे कि ईवी इंडस्ट्री को बूस्टअप किया जा सके। ऑलराइट, इसी के रेस्पेक्ट में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसने एक कमेटी सेटअप की है ये पता करने के लिए कि व्हीकल्स जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, इनमें आग क्यों लग रही है, ताकि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में इसका रीज़न पता चल सके और बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी एक्सप्लोर हो सके। द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड ETWs विद द स्पीड ऑफ लेस देन 25 km per hour to be sold without any serious certification, which is not a welcome move. There is a need to have adequate security checks in private.
तो जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है जिनका कि स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से भी कम है, जो बहुत स्लो चलते हैं, उन व्हीकल्स पे बिना किसी कोई सीरियस सर्टिफिकेशन के गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया इनका सेल। ऑलराइट, तो ये एक वेलकम मूव नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी चेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, द सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी शुड कैरी आउट इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर्ली। तो ये जो सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी है, इसे इन्वेस्टिगेशंस बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। देयर आर वेरियस डिबेट्स रिगार्डिंग वेदर बैटरी स्वैपिंग वुड बी अ बेटर सोल्यूशन फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन इंडिया। बहुत सारी डिबेट्स हैं इस बात पे कि बैटरी स्वैपिंग जो है वो एक अच्छा सोल्यूशन है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए या नहीं। ऑलराइट, as of now, when a user's vehicle battery is discharged completely or about to be discharged, the third party provider swaps it with a fully charged battery at a battery swapping station. तो अभी क्या होता है कि जब यूज़र की व्हीकल बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है या डिस्चार्ज होने वाली होती है, तो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो है वो क्या करता है, एक फुली चार्ज बैटरी से बैटरी को रिप्लेस कर देता है। ऑलराइट, इसका एडवांटेज क्या है कि हमेशा एक एक्स्ट्रा बैटरी रख सकता है, इसका प्रोविज़न हो सकता है ताकि दूसरी बैटरी को चार्ज होने में सफिशिएंट टाइम मिल सके। तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ईवीज़ जो हैं ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को ईवीज़ को ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, या ईवी में जो टेक्निकल इश्यूज अभी फिलहाल में फेस हो रहे हैं, इन सबको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने की ज़रूरत है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल इन दिस आर्टिकल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्चेस नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो SBM अर्बन 2.0 है उसने एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, गाइडलाइंस लॉन्च की है ताकि सिटीज़ को गार्बेज फ्री बनाया जा सके। ऑलराइट, सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्टेक्स्ट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। तो 2014 में इंडिपेंडेंस डे को प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था ताकि इंडिया को बाय 2019 ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जा सके। ऑलराइट, 2015 में अमृत मिशन लॉन्च किया गया 500 सिटीज़ में, ताकि अर्बन एरियाज़ में बेसिक सिविक एमिनिटीज़, पानी, बिजली, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। 2019 में इंडिया ने 100% ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अचीव कर लिया। 2021 में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 को लॉन्च किया गया ताकि अब सिटीज़ को 100% गार्बेज फ्री भी किया जा सके, और उसके अलावा वाटर सप्लाई का 100% सबको 100% वाटर सप्लाई प्रोवाइड किया जा सके। सो दिस इज़ द एवोल्यूशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन टिल नाउ। ऑलराइट, नाउ अब डिस्कस करते हैं कि नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़ ये आखिर है क्या। तो एक तरीके से गाइडिंग डॉक्यूमेंट या ब्लूप्रिंट है स्टेट और सिटीज़ के लिए कि वो क्या करें, कैंपेन्स करें ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से अपनी जो सिटीज़ हैं उनको गार्बेज फ्री किया जा सकता है। ऑलराइट, नाउ स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा स्टैटिक भी देख लेते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन क्या है बेसिकली, ये एक कंट्री वाइड कैंपेन है जिसे गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस डे 2014 को लॉन्च किया था ताकि इंडिया में ओपन डेफिकेशन जो है उसको ख़त्म किया जा सके, खुले में शौच को ख़त्म किया जा सके, और उसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव किया जा सके, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। तो 2009 में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था निर्मल भारत अभियान, तो ये इसका रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन है। ऑलराइट, स्वच्छ भारत मिशन को 2 फेजेस में लॉन्च किया गया। फेज़ 1 जो था वो 2014 से 2019 तक का था। फेज़ 2 हाल फिलहाल में इम्प्लीमेंट हो रहा है बिटवीन 2020 to 21 एंड 2024 to 25। तो ये फेज़ 2 इस तरीके से 5 साल के लिए चल रहा है। एम जैसा कि हमने बात की कि इंडिया को 2 अक्टूबर 2019 तक टोटली ओपन डेफिकेशन फ्री करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है वो ख़त्म करना है। उसके अलावा लोगों में सैनिटेशन के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। उसके अलावा लोकल लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग को भी इंश्योर करना है। ऑलराइट, इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है टॉयलेट्स बनाने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इन सब के लिए क्या करती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, और लोगों में बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश करती है।
इसे फिनेंस कौन कर रहा है, इसकी फंडिंग जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कर रही हैं। दो पार्ट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं इसके, रूरल और अर्बन। जो रूरल एरियाज़ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फाइनेंस और मॉनिटर करता है। अर्बन एरियाज़ में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो इसको मॉनिटर करता है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0, it will be implemented with a total financial allocation of 1,41,678 crore over a period of 5 years from 2021 to 2026. All right. इसके मेन इंटरवेंशंस क्या है, तो इसका बस आपको टाइम ड्यूरेशन याद रखना है कि 2021 से 26 का इसका ड्यूरेशन है। इसके इंटरवेंशंस है कंप्लीट फीकल स्लज मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कि जो फीकल स्लज होता है उस स्लज को मैनेजमेंट हो, उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो और वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हो ताकि उसको रीयूज़ किया जा सके। सोर्स सेग्रीगेशन एट गार्बेज, जो पॉइंट है वहीं पर ही जो गार्बेज है उसको सेग्रीगेट कर लिया जाए। रिडक्शन इन सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ऑब्वियसली सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो बहुत हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए, डिस्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, उसके अलावा इसको बार बार यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से इसके यूज़ में रिडक्शन को इंश्योर करना। रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन बाय इफेक्टिवली मैनेजिंग वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज़, तो एयर पोल्यूशन में रिडक्शन करना। और उसके अलावा जो डंप साइट्स हैं वहाँ पर बायो रेमेडिएशन करना, जो वेस्ट जो कचरा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल इंश्योर करना। अब कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे, कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे, कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए थे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है नमामि गंगे, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का इनिशिएटिव है। इसका काम क्या है, इसका एम है कि गंगा के किनारे जो वाले जो गांव हैं उनको 100% ओपन डेफिकेशन फ्री किया बनाया जाए। ऑलराइट, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। स्वच्छता एक्शन प्लान, तो इसमें बेसिकली क्या है, ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोग्राम है क्लीनलीनेस के लिए, जिसमें कि बजट प्रोविजंस भी किए गए हैं। स्वच्छता पखवाड़ा, तो ये बेसिकली 15 दिन के ड्यूरेशन का प्रोग्राम है जिसमें कि स्वच्छता या क्लीनलीनेस से रिलेटेड इश्यूज और प्रैक्टिसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऑलराइट, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, फोकसिंग ऑन वॉश पैरामीटर्स इन सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स, प्रायोरिटी ओपन डेफिकेशन फ्री एक्शन इन एरियाज अराउंड आइडेंटिफाइड हेल्थ सेंटर्स एंड एडवांस सैनिटेशन ट्रेनिंग फॉर डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स। तो इसमें कुछ वॉश पैरामीटर्स हैं कि जो हेल्थ सेंटर्स हैं या जो बेसिक दूसरे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए सैनिटेशन ट्रेनिंग दी जाए। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, तो ये क्या काम करेगा कि लोगों के बीच में सैनिटेशन के बारे में और जो एडवांस टॉयलेट टेक्नोलॉजी है इन सब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वर्क करेगा। स्वच्छता आइकॉनिक प्लेसेस, तो ये क्या है, इसका ये एक इनिशिएटिव है जिसमें कि क्या है कि जो आइकॉनिक प्लेसेस हैं इंडिया की उनमें से 100 को सेलेक्ट किया जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि वो उनको सेलेक्ट करके और वहाँ पर क्लीनलीनेस को इंश्योर किया जाएगा। ऑलराइट, स्वच्छ सर्वेक्षण, तो इट इज़ अ रैंकिंग एक्सरसाइज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू असेस रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉर देयर लेवल्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छता मिशन इनिशिएटिव्स इन अ टाइमली एंड इनोवेटिव मैनर। तो ये एक रैंकिंग एक्सरसाइज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है ताकि रूरल और अर्बन एरियाज़ में उनकी क्लीनलीनेस के लेवल्स को मापा जाए और जो ये स्वच्छ भारत मिशन है इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए इन एन इनोवेटिव मैनर। ऑलराइट, नाउ इससे पहले स्वच्छ भारत मिशन से पहले हमने निर्मल भारत अभियान के बारे में सुना। उसके अलावा इंडिपेंडेंस के बाद में भी बहुत सारे सैनिटेशन कैंपेन्स लॉन्च किए गए थे। तो उसमें था पहला फॉर्मल सैनिटेशन प्रोग्राम, तो ये 1954 में लॉन्च किया गया था। साफ़ सफाई और क्लीनलीनेस की के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, तो रूरल एरियाज़ पे इसका फोकस था, ये 1986 में लॉन्च किया गया था। टोटल सैनिटेशन कैंपेन को 1999 में लॉन्च किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन से पहले ये 4 कैंपेन्स मेजरली लॉन्च किए गए थे। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हमने इतना पढ़ा कि 2014 से ये शुरू हुआ था, 19 तक ये इसका फर्स्ट फेज़ पूरा हुआ, सेकेंड फेज़ जो है वो अभी चल रहा है। तो अचीवमेंट्स क्या हैं स्वच्छ भारत मिशन के, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं।
तो द NARSS confirmed the open defecation free status of 90.7 of the villages which were previously declared and verified as open defecation free by district and states. तो NARSS ने ये कंफर्म किया कि 90.7% of the villages were open defecation free. All right. जो 1% of the households were found to have access to toilets during the survey period. ठीक है, तो सर्वे पीरियड के टाइम पे 1% ऑफ द हाउस होल्ड के पास में टॉयलेट का एक्सेस था. ऑलराइट, 5% ऑफ द पीपल हु हैड एक्सेस टू टॉयलेट्स यूज देम. जिन लोगों के घर में टॉयलेट्स थे उनमें से 5% लोग जो थे वही यूज़ कर रहे थे. उसके अलावा 7% ऑफ द विलेजेस विच वर प्रीवियसली डिक्लेयर्ड एंड वेरीफाइड एज ओपन डेफिकेशन फ्री वर कन्फर्म टू बी ODF. जब सर्वे किया गया, जो पहले से डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस थे उनको फिर से कंफर्म किया गया कि अभी भी ओपन डेफिकेशन फ्री ही है. द रिमेनिंग विलेजेस ऑल्सो हैड अ सैनिटेशन कवरेज ऑफ अबाउट 93%. तो जो बाकी विलेजेस थे तो उनका भी सैनिटेशन कवरेज क्या देखा गया, 93% के आसपास था. 4% of the villages surveyed found to have minimal litter and minimal stagnant water. तो जिन विलेजेस का सर्वे किया गया था उनमें से 4% विलेजेस ऐसे थे जिनमें कि मिनिमल लिटर था और मिनिमल बहुत कम से कम रुका हुआ पानी था कहीं पे भी. तो सैनिटेशन बहुत अच्छा था. तो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन सो फार. तो हमने डिस्कस किया स्वच्छ भारत मिशन क्या है, इसका सेकेंड फेज कैसे काम कर रहा है. उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन में जो नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़ लॉन्च किया गया है वो क्या है. ऑलराइट, तो इसके एम्स क्या हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के, कौन कौन से इनिशिएटिव स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लिए गए हैं, ये सब हमने डिस्कस करे हैं. प्लेसिंग सेमिकॉन डिप्लोमेसी एट द हार्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. राइट, तो सेमिकॉन डिप्लोमेसी मतलब सेमीकंडक्टर की जो प्रोडक्शन डिप्लोमेसी है उसको कैसे हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक कोर बना सकते हैं, उसके बारे में आर्टिकल है. तो जैसे कि हमें पता है कि रिसेंटली कंट्री जो है इंडिया मतलब इन्वेस्ट कर रहा है स्किलिंग के अंदर और यूथ को ट्रेन करने के अंदर जो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी 21st सेंचुरी के अंदर. और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ऐसे आह्वान किया है कि इंडिया को एक ग्लोबल चिप सप्लाई चेन्स के अंदर एक की पार्टनर बनाना है. राइट, तो सेमीकंडक्टर, तो ये जो चिप्स की जो बात हो रही है ये कितना इसकी ज़रूरत क्यों है. जो सेमीकंडक्टर चिप्स आर लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज. जैसा हमें सबको पता है कि ये इंफॉर्मेशन एज है, डेटा की ज़रूरत है, डेटा का ही महत्व है, हर चीज़ डेटा के ऊपर ही चलती है. तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो लाइफ ब्लड है इस मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज की. उसी से ये पूरा जो एज है ये चल रही है, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है. और इससे होता क्या है, सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को इनेबल करती है, उनको ये एम्पावर करती हैं कि जो एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करे और कंप्यूट करके हमारी जो लाइफ है उसको सिंप्लीफाई करे. राइट, तो अगर करंट टाइम की बात करें तो ये जो करंट टाइम चल रहा है ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के सामने कि वो एक अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन बन सके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए. राइट, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो अपने बेसेस या फिर जो सप्लाई चेन्स की जो भी बेस है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहती है. कुछ चाइना से मूव करना चाहती हैं, कुछ चाइना के अलावा और भी जगह खोलना चाहती हैं, अपनी फ्रेंचाइजी या फिर आप कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना खोलना चाहती है. तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इंडिया के लिए कि इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में देते हुए वो अपनी पॉलिसीज़ और इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर वो इम्प्रूवमेंट करके कोशिश करे कि जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं उसको हम ले पाएँ. राइट, इससे सेमीकंडक्टर से ग्लोबल कोऑपरेशन कैसे बढ़ेगा ये देखते हैं. तो जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग साइकिल स्टार्ट होने से लेके एंड तक जो फाइनल प्रोडक्ट अपना बनता है उसमें नंबर ऑफ प्रोसेस और नंबर ऑफ स्टेजेस बोल सकते हैं या फिर प्लेसेस बोल सकते हैं. जैसे कि सेमीकंडक्टर के लिए सामान कहीं और से आएगा, बनेगा वो ताइवान में, दूसरी चीज़ अलग जगह होगी, पैकिंग दूसरी जगह होगी,
बिकेगा कहीं और से, खरीदेगा कोई और। तो रॉ मटेरियल से लेके और फिनिश्ड प्रोडक्ट तक का जो सफ़र है ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड और बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, राइट। अब इससे होता क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल अगर इंडिया कर लेती है मैन्युफैक्चरिंग में, तो जो चिप है वो सैंड से फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज जाएगा कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली माने तो 70 टाइम्स अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स वो ट्रैवल करता है सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक। ये चीज़ भी सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये भी कुछ एक जगह ही कंसंट्रेटेड है, राइट। इसके अलावा जितने भी लीडिंग एज टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो टेक्नोलॉजी है वो ताइवान और साउथ कोरिया के अंदर लिमिटेड है, जिसमें से कि भी 92% जो है वो ताइवान के अंदर है। और उसके अलावा 75% ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज़ कंसंट्रेटेड इन ईस्ट एशिया एंड चाइना, राइट। जैसे सबको पता है कि चाइना इस चीज़ में लीडर है, लीडर भी नहीं तो हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हब है, वहाँ पर ही सब चीज़ होता है ईस्ट एशिया में। चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, राइट। अब इसमें अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए क्या है, तो कोविड-19 के कारण जो चिप शॉर्टेज हुई थी उससे ऑटोमेटर्स को, जो ऑटोमेकर्स हैं उनको बहुत ही बड़ा हिट लगा था, जिससे कि रेवेन्यू लॉस हुआ $110 बिलियन का, राइट। उसके बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, रॉ मटेरियल यहीं से आते हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल की सप्लाईज़ के ऊपर इम्प्लीकेशंस पड़े, जिससे क्या हुआ, वैल्यू चेन जो है वो भी कमज़ोर पड़ गई। और अब जो पॉलिसी मेकर्स है, चिप मेकर्स है, वो उस सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त सोच रहे हैं कि हाँ इसमें करें कि नहीं करें, क्योंकि अभी वॉर का कुछ भी नहीं पता कि होगा कुछ, क्या आगे चलेगा, कितना बढ़ेगा, कितना रहेगा। तो एक कंटेंशन है कि इस पर्टिकुलर जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है इसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए अगर इन्वेस्ट भी करें तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि आगे कितना जाएगा। अब ये पर्टिकुलर जो दो सिचुएशंस हैं इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया को अपॉर्चुनिटी सीज करनी चाहिए ताकि वो अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन की तरह एक आगे आ सकें, राइट। और ऐसे होते हुए ही हम आगे इस चीज़ को अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन बोल के बन के सेमीकॉन डिप्लोमेसी एक्शन प्लान कर सकते हैं, राइट। अगर हम इस सेमीकंडक्टर वाली जो डिप्लोमेसी इसको अगर अपन फॉरेन पॉलिसी के मध्य में रखते हुए, फोकस में रखते हुए चलेंगे स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली भी, तो दोनों चीज़ के लिए असेंशियल है, स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमिकली भी ये असेंशियल है। इससे होगा क्या, इकोनॉमी के ऊपर एक मल्टीपोलर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। वैल्यू चेन बनेगी एक, जब सेमीकंडक्टर की बनेगी तो बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी एक मल्टीपल इफेक्ट होगा। क्यों, चिप शॉर्टेज जो है वहाँ पर, वैल्यू चेन है वहाँ बढ़ेगा, जॉब्स मिलेंगी लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स मिलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, डिपेंडेंस दूसरे के ऊपर वो कम होगा, राइट। हमारा इन्फ्लुएंस जो है इन वर्ल्ड इंक्रीज होगा, राइट। तो नंबर ऑफ कंटेंशंस है, नंबर ऑफ क्राइटेरियाज है, सिचुएशंस है जहाँ पर कि ये सिचुएशन हमें हेल्प करेगी आगे करने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी implications. Semiconductor are used in critical infrastructure as communication, power transmission, etc. and that we have implications for national security के अंदर भी काम आएगा। उसके अलावा BOP जो है डोमेस्टिक बैलेंस ऑफ पेमेंट, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और फॉरेक्स के बैलेंस ऑफ जो ये BOP है, इसको अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इंपोर्ट कम करेंगे और BOP जो क्राइसिस है वो रिड्यूस होगा और फॉरेक्स हमारा बचेगा, सेव होगा, राइट। तो फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज होगा। ओके, तो जो सेमीकॉन डिप्लोमेसी उसको कैसे यूज़ लेंगे, इससे होगा क्या, बाइलेटरल और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्वाड जो हमारा क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है, कौन कौन है क्वाड में ये बताएंगे कल, कमेंट्स करके बताइए कि इस क्वाड के अंदर के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है। तो अगर इस जो डिप्लोमेसी को अगर हम क्वाड के अंदर यूज़ करते हैं तो इसका एक इमेंस पोटेंशियल है कि हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स या आउटकम निकल के मिल सकते हैं।
क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो रिच है रॉ मटेरियल्स के अंदर, जो कि सेमीकंडक्टर्स को चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर हो सकता है इंडिया के डेफिसिट्स को भरने के लिए। ठीक है, इससे होगा कि यूएस और जापान को लेवरेज कर सकते हैं हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और सेमीकंडक्टर एडवांस जो उनके पास टेक्नोलॉजी है मेमोरी सेगमेंट्स के अंदर, उसके लिए, राइट। इसके अलावा इंडिया की जो एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी है, कि एक्ट ईस्ट एशिया जो पॉलिसी है, उसके अंदर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। की जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग बेसिस है वो कंसंट्रेटेड है ईस्ट इंडिया के अंदर, राइट, मेजरली। तो हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेस्टिंग है वो हम उस साइड कर सकते हैं, जिसमें कि एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कनेक्ट करने के लिए, और उनके उस रीजन के अंदर जो की प्लेयर्स है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, उनसे कनेक्ट और उनके साथ टाइज स्ट्रेंथन करने में, राइट। टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस विद एशियन के साथ टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस होंगे। इसके अलावा ईस्ट एशिया समिट, एशियन रीजनल फोरम्स भी बेनिफिशियल होगा जब इसके अंदर आएंगे। तो वो जो अंदर के फोरम्स या फिर जो समिट है उसके अंदर भी इंडिया को एक इन्फ्लुएंस मिलेगा। कलेक्टिव ग्रोथ, अगर हम सेल्फ सफिशिएंसी पा लेते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो साउथ एशिया रीजन के लिए कलेक्टिव ग्रोथ होगी ये, कि पूरा का पूरे रीजन को ईस्ट एशिया के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, और साउथ एशिया की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी, राइट। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये इंडिया का जो कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट, सेमीकॉन डिप्लोमेसी वाला जो कंसेप्ट है, कि ऐसा नहीं है कि इस डिप्लोमेसी से सिर्फ इंडिया ही बेनिफिट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका इंडिविजुअल एंडेवर ये है ही नहीं, लेकिन वो क्या करता है, वो इनक्रेजेस इंडिया ग्रोथ को इनक्रेज करता है, और प्रॉस्पेरिटी सबके लिए हो इन द स्पिरिट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। ये इंडिया का जो स्पिरिट है वासुदेव कुटुंबकम का मतलब कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक फैमिली है, राइट। दिस वाज द होल आर्टिकल, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स रेलेवेंस, it can be used in GS2 where world affairs, or you can say international affairs, are asked. Other than this, a direct question can be asked, what is semicon diplomacy, or define semicon diplomacy, kind of a thing, right? Okay, moving on to the next part. One nation, one language, fallacy. एक देश एक भाषा, fallacy मतलब भ्रम। क्या एक देश एक भाषा एक भ्रम है? इसके ऊपर पूरा आर्टिकल है ये, एंड विल बी कवरिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एज द लास्ट आर्टिकल ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। ओके, मूविंग। तो रिसेंटली होम मिनिस्टर ने अर्ज किया था कि हिंदी को एज अ इंटर स्टेट कम्युनिकेशन के लिए बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया जाए, लेकिन वहीं पर जो बाकी स्टेट्स के वो थे उन्होंने इसके ऊपर अपोज किया है कि हिंदी कई स्टेट्स में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो और इसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है कि हिंदी को एज अ सिंगल लैंग्वेज अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या दिक्कतें या क्या सामना करना पड़ सकता है, राइट। ओके, मूविंग ऑन। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो जो सर जॉर्ज गैरिसन थे, उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया 1903 से 1923 के बीच में, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया 179 लैंग्वेजेस, राइट। उस टाइम की बात है 1903 के बाद, और 544 डायलेक्ट्स इन इंडिया, उस टाइम की बात है। उसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो 61 के अंदर जो सेंसस था उन्होंने 1652 मदर टंग्स मेंशन करी। अदर देन दिस मोर देन 10,000 स्पीकर्स जिसकी बात करें उसके अंदर 184 मदर टंग्स थी, राइट। बाद के 10 साल बाद 1971 की बात करें तो 527 जो लैंग्वेजेस थी वो अनक्लासिफाइड थी, और जो कि बाकी थी वो दो कैटेगरीज के अंदर थी, ऑफिशियली लिस्टेड लैंग्वेजेस ऑफ 8th शेड्यूल एंड अदर लैंग्वेजेस विद मिनिमम 10,000 स्पीकर्स ईच, राइट। अब ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो 10,000 हो गई, अदर लैंग्वेजेस जो थी लम्प टुगेदर विद सिंगल एंट्री अदर्स, राइट। अगर 2011 की डेटा की बात करें तो हिंदी एज अ मदर टंग ऑफ ओवर 52 करोड़ पीपल इन इंडिया। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, 4 करोड़ क्लेमेंट्स ऑफ भोजपुरी एंड मोर देन 9 करोड़ स्पीकर्स ऑफ नियरली 61 अदर लैंग्वेजेस फ्रॉम राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, जिसको कि हम हिंदी बेल्ट बोलते हैं।
यहाँ पर 52 करोड़ पीपल की जो मदर टंग है वो हिंदी घोषित की गई एज पर 2011 ऑफ सेंसस डेटा, राइट। अगर हम हिस्ट्री में चलते हैं तो लीडर्स जिन्होंने हिंदी को सपोर्ट किया, सबसे पहले वी.डी. सावरकर, जस्ट अ सेकेंड, वी.डी. सावरकर एक हिंदुत्व आइकन थे और पहले आदमी थे जिन्होंने कि आइडिया जो था हिंदी का उसको एडवोकेट किया, उसको बताया और डिक्लेयर किया उसको नेशनल लैंग्वेज। उसके बाद हिंद, हिंदुस्तान, हिंदू, एक स्लोगन दिया, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का स्लोगन इन्होंने दिया। डायरेक्ट अगर हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये आ सकता है कि हु गेव द स्लोगन हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तो वी.डी. सावरकर इसका आंसर है। उसके अलावा आर.वी. धुलेकर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जिन्होंने हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज को सपोर्ट किया था। अब कुछ इसके अगेंस्ट भी थे, राइट। प्रोफेसर गणेश एन दवे फ्रॉम इंडिजीनियस लैंग्वेजेस इन यूनिक यूनेस्को लेक्चर 2008 के अंदर, यूनेस्को के अंदर उन्होंने एक आर्टिकल पेश किया, ट्राइबल लैंग्वेजेस इन डेथ ट्रैप, और वो इस अगेंस्ट इसके खड़े रहे, राइट। यूनेस्को के अंदर जो उन्होंने लेक्चर दिया उसके अंदर इंडिजिनस लैंग्वेजेस था। उसके अलावा मीडिया के अंदर एक आर्टिकल दिया था, ये जो यूनेस्को वाला था ये 2008 के अंदर, मीडिया के अंदर आर्टिकल था ट्राइबल लैंग्वेजेस इन डेथ ट्रैप, ये 2011 के अंदर उन्होंने एक मीडिया हाउस को दिया था जिसके अंदर कि ये बहुत केसेस में हिंदी के खिलाफ खड़े थे कि हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन हम नहीं यूज़ कर सके। उन्होंने कहा कि 2011 का जो सेंसस डाटा है लैंग्वेजेस के ऊपर वो हेविली डॉक्टरेट है, राइट, डॉक्टर्ड है। हिंदी इज प्रॉब्ली स्पोकन नॉट मोर देन 30% ऑफ द पॉपुलेशन एंड इज नॉट द मदर टंग ऑफ रिमेनिंग 70%। इन्होंने कहा कि जो 70 जो सेंसस है 2011 का उसका जो डेटा है वो ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन करता है उसकी, और अगर इनके हिसाब से देखें तो हिंदी लैंग्वेज जो है वो 30% पॉपुलेशन ही बोलती है और मदर टंग बाकी के जो 70% है उनकी मदर टंग हिंदी नहीं है, राइट। अगर हम केसेस की बात करें आसपास के तो नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान 1948 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर्ड इस्लामेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, राइट, विद उर्दू एज द सोल नेशनल लैंग्वेज, उर्दू एज अ सोल नेशनल लैंग्वेज बोला। अब उस टाइम इन्होंने कहा कि उर्दू ही नेशनल लैंग्वेज होगी, उसी वजह से बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट और भाषा आंदोलन हुआ ईस्ट इंडिया में, ईस्ट पाकिस्तान में, और इससे क्या हुआ, रिकग्निशन मिली बंगाली लैंग्वेज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अदर डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, कि बंगाली को डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान जो है जिसको कि हम बांग्लादेश बोलते हैं उसको लैंग्वेज जो है वो बंगाली दी जाए। लैंग्वेज मूवमेंट कैटलाइज्ड बंगाली नेशनलिज्म। अब लैंग्वेज मूवमेंट थी जो थी, इन्होंने बंगाली नेशनलिज्म को कैटलाइज किया और इवेंचुअली क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। अगर हम श्रीलंका की बात करें, सिन्हाला ओनली एक्ट ऑफ 1956, ये एक्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ 1956, इसने ट्रिगर किया एनिमिटी एंड डिस्ट्रेस बिटवीन सिन्हलीज एंड तमिल्स, राइट। सिन्हलीज और तमिल्स जो थे इसकी दो पॉपुलेशन के जो पार्ट थे इसमें डिस्ट्रेस किया। एक्ट ने क्या किया था, रिप्लेस किया था इंग्लिश को सिन्हाला से विद सोल ऑफिशियल लैंग्वेज एंड विद एक्सक्लूजन ऑफ तमिल, तमिल को इसमें नहीं लिया था, राइट। अब सिन्हलीज जो थी वो लैंग्वेज थी सिन्हलीज पीपल की जो कि 70% थे पॉपुलेशन के, और तमिल जो है वो इंडियन जो वहाँ हैं और श्रीलंकन तमिल्स जो हैं उन्होंने बोली थी। इसके अलावा इन दो के अलावा जो मुस्लिम्स थे वो मोस्टली तमिल बोलते थे, और ये इन सबको मिला दिया जाए तो 29% ऑफ श्रीलंका पॉपुलेशन ये होता था उस टाइम। तो इससे हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला, एक सेपरेट तमिल नेशन का डिमांड उठा और लॉन्ग सिविल वॉर हुआ जिससे कि वो जो कंट्री था उसकी हालत ख़राब हुई। अगर हम और केस स्टडीज़ की बात करते हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक केस स्टडीज़ की बात करते हैं कि एक ही कंट्री के अंदर मल्टी लैंग्वेज है। अब सिंगापुर की बात करें तो मल्टी एथनिक पॉपुलेशन है, वहाँ चाइनीज़ भी है, वहाँ मलय भी रहते हैं, वहाँ इंडियन भी रहते हैं। फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर इमेंस प्रेशर था कि चाइनीज़ को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दे सिंगापुर की, लेकिन ली कुआं यूं जो आर्किटेक्ट थे मॉडर्न सिंगापुर के, उन्होंने डिमांड को खारिज किया और इंग्लिश को उन्होंने
बनाया विच मेड द सिटी स्टेट ए ग्लोबल बिजनेस हब। इंग्लिश की वजह से वो एक ग्लोबल बिजनेस हब की तरह डेवलप हुआ। अदर देन दिस, जो साउथ अफ्रीका है उसका नेशनल लैंग्वेज जो है रेनबो नेशन सिंस 1997 इज अ 5 लैंग्वेज लिरिकल कंपोजिशन, मेकिंग इज द मोस्ट यूनिक एंथम इन द वर्ल्ड इन दिस रिगार्ड। कि इनके नेशनल लैंग्वेज में 5 लैंग्वेजेस हैं जिनसे कि ये एक यूनिक नेशनल एंथम बनता है किसी भी कंट्री का। ये लैंग्वेज है होशा, जुलू, शिशोतो, अफ्रीकान्स एंड इंग्लिश। ये 5 लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती हैं साउथ अफ्रीका के नेशनल एंथम में। अब अफ्रीकन कंटिनेंट की बात करें तो अफ्रीका जो है वो एक लीडर है, इमर्जिंग लीडर है साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका जो है इमर्जिंग लीडर है अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर, और ये पर्टिकुलर जो अप्रोच है उसको एक अकोमोडेटिव पॉलिसी जो है लिंग्विस्टिक पॉलिसी, ये बहुत ही हेल्प करी है वो चीज़ अचीव करने में, राइट। Okay, conclusion. Imposing Hindi, which is first language of residents of only 12 of the 35 states and union territories, and where Andhra and Telangana figure together 2011 as language fringe, would initiate phonocide of other Indian languages, would prove to be catastrophic. अगर हम conclusion की बात करें अगर और recent cases भी देखें तो unless and until कोई business या economic contention ना हो या फिर कोई directive या फिर aim ना हो, तब तक अगर अपन सोचते हैं एक नॉर्मल जनरली बात करते हैं आसपास के कंट्रीज़ को देखते हुए, तो अगर हिंदी को हम इम्पोज करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज की तरफ से, क्योंकि वो सिर्फ कि वो 12 जो 35 में से जो 12 स्टेट्स है यूनियन टेरिटरीज है उसकी वो लैंग्वेज है, और जिसमें कि आंध्रा और तेलंगाना है ही नहीं। 2011 में सेम थे दोनों 35 स्टेट वाले। तो ये बहुत ही एक फोनोसाइड होगा कि हम बोल सकते हैं कि जो अदर लैंग्वेजेस है उनकी इंपॉर्टेंस या फिर उनका महत्व कम हो जाएगा और ये कैटास्ट्रॉफी प्रूव होगा, राइट। तो मेजरली यही आर्टिकल था, एंड इसके अंदर हमने हिंदी में बात करी कि हिंदी कैसे हम एक सिंगल लैंग्वेज जो है वो कैसे भ्रम है, क्या बात है। पहला जो बिल्कुल हमने स्टार्ट में बात किया तो पहली ही बात थी कि वन लैंग्वेज वन नेशन फैलेसी मतलब कि भ्रम है, राइट। और एंड में अगर हम आते हैं तो वही बात करें कि एक मोनिशिएट ए फोनोसाइड, राइट। ओके, these were the article from today, and we'll meet you tomorrow, and hope you are all studying really well, and download the Topos Notes app for detailed analysis and other kind of articles, and do perform today's quiz on the app. Thank you so much.